नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं सीपीसीटी के क्वेश्चंस जो कि 15 मई 2022 की जो परीक्षा हुई थी शिफ्ट 1 की, उसमें आए हुए। ठीक है, इसके जो सभी क्वेश्चन हैं उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, साथ ही हम देखेंगे इनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। इस हिसाब से देखें तो आने वाली परीक्षा के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आप जो है देखिए, हम 14 मई का शिफ्ट 1 का जो आपको पार्ट देखने को मिलेगा कंप्लीट, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। दूसरा आपको यहाँ पे देखिए शिफ्ट जो 2 है उसका भी यहाँ पे कंप्लीट पार्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट को आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल जो कि SSW एजुकेशन PDF के नाम से आप देख सकते हैं, ये जो है इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक आप टाइप करोगे टेलीग्राम में तो भी आप देखिए इस प्रकार से ये चैनल मिल जाएगा, या फिर इस प्रकार से नाम से आप सर्च कर सकते हैं। या फिर मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम ओपन करके तो यहाँ आप देखिए SSW जो है PDF के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ आपको देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिलने वाली है। जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, उसका सही आंसर देखने को मिलेगा। आप बोर्ड भी कर सकते हैं इसमें, साथ ही उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें भी देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ से आप देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। आपके मतलब जो भी स्टडी मटेरियल है, ठीक है, वीडियो लिंक है, PDF है, या फिर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, सारी चीज़ें। तो आप इसको जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नाम टाइप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एन जो है कंटेंट कमांड दैट कैन बी सिलेक्टेड, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने आप में कमांड को कंटेन किए होते हैं जिनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं मीनू। तो जैसे मीनू कैसे हम देख सकते हैं, जैसे हमने एक मीनू का उदाहरण लिए हैं, तो मीनू किसे बोलेंगे? फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। अब जैसे हम फाइल मीनू को खोलते हैं तो इसमें देखिए न्यू, न्यू के बाद न्यू विंडो है, ओपन है, ओपन के बाद सेव है। तो अपने आप में ये चीज़ जो है क्या कहलाती है? ये कहलाती है कमांड। ये क्या कहलाती है? कमांड, जिनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेव को हम क्लिक करते हैं तो सेव का डायलॉग बॉक्स होगा, या तो फिर हम Ctrl+S पर क्लिक करें तो भी जो है, या फिर शॉर्टकट की जो होती है उसका प्रयोग करके भी हम जो है इस प्रकार सेव में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा पॉइंटर की अगर बात करूँ मैं, तो पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर आप इस प्रकार देख सकते हैं, माउस का जो पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर देखिए तीर का निशान। आइकॉन जो होते हैं, छोटे छोटे चित्र होते हैं जिनकी सहायता से हम क्लिक करके कोई काम करा सकते हैं, और ज़्यादातर ये जो है हमको डेस्कटॉप पर देखने को मिलते हैं आइकॉन। ठीक है, बटन तो आप देख सकते हैं, कमांड बटन हम इसको बोल सकते हैं। कमांड बटन से मतलब जैसे हम कोई डायलॉग बॉक्स खोलते हैं तो हमको इस प्रकार ओके बटन देखने को मिलती है, तो ये बटन इस प्रकार से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप MS एक्सेस 2010 का उपयोग कर रहे हैं, तो निम्नलिखित में से MS एक्सेस डेटा प्रकार का उपयोग टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है जो टेक्स्ट फील्ड में संग्रहित होने के लिए बहुत लंबी होती है। तो देखिए, एक होता है शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है, एक होता है लॉन्ग टेक्स्ट। और अगर हमको टेक्स्ट बहुत बड़ी मात्रा में लाना है तो अभी वर्तमान में रिच टेक्स्ट भी देखने को मिलता है, परंतु जब 2010 की बात करूँ मैं तो यहाँ तो मेमो देखने को मिलता था। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए, या आप यहाँ पे देखिए, जब हम कोई डेटाबेस में टेबल को डिज़ाइन करते हैं डिज़ाइन विंडो के अनुसार, तो जैसे हमने ये फील्ड ली, इधर साइड क्या है? सभी फील्ड नेम है। मान लीजिए हम मैसेज में हम बहुत सारा मैसेज टाइप करवाना चाहते हैं तो हम डेटा टाइप क्या सेलेक्ट करेंगे? मेमो। ठीक है, इस प्रकार यदि हम बात करें 2013, 2016, 19 की, तो यहाँ पे जब मेमो की बात करें तो मेमो के बदले में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिच टेक्स्ट। ठीक है, रिच टेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत बड़ा, जैसे आपको मैसेज फील्ड लेना है तो मैसेज के लिए आप क्या रखोगे? यहाँ पे रिच टेक्स्ट रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग डाटा को सीधे सेल्स में संपादित करने के बजाय, सेल्स का मतलब होता है एक्सेल की बात की जा रही है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक्सेल में ये लिखे हैं और एक्सेल में हमने कोई डाटा लिख दिया, जैसे मान लीजिए सेल लिखे, तो इसमें हम डबल क्लिक करेंगे तब एडिट होगा, परंतु इसमें बिना गए, इसमें बिना एडिट किए हम क्या कर सकते हैं? इसमें डाटा को एंटर कर सकते हैं। तो किसकी सहायता से करते हैं? तो ये हम करते हैं फॉर्मूला बार की सहायता से। तो एक्सेल ओपन कर लेते हैं, एक्सेल में हम चलते हैं। देखिए, एक्सेल हम ओपन करते हैं इस प्रकार से, और ये हमारा एक्सेल ऑलरेडी ओपन है। चलिए यहाँ पे हम न्यू बना लेते हैं, और न्यू में हम यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी एक डाटा लिख देते हैं, जैसे SSW हमने लिखे। ये देखिए सेलेक्ट है। यदि हम इसमें लिखना चाहते हैं तो डबल क्लिक करना पड़ता है, परंतु बोला जा रहा है कि इसमें बिना एडिट किए, इसमें बिना एडिट किए हम कहाँ से डाटा एंटर कर सकते हैं? हम एंटर कर सकते हैं फॉर्मूला बार से। अब देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ SSW एजुकेशन, देखिए ऊपर फॉर्मूला बार में, तो ऑटोमेटिक सेल में एडिट हो चुका है। इसका मतलब है कि बिना वर्कशीट में जाए हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला बार की सहायता से इसमें डाटा को एडिट कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए हम चलते हैं वापस। यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए ये मैंने बताया हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम देखें तो इसमें हमने मान लीजिए सेलेक्ट है, इसमें अगर एडिटिंग करना था हम डायरेक्ट फार्मूला बार से कर सकते हैं। यहाँ हम कोई भी नंबर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब देखिए ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं वो अनावश्यक मतलब बिना मीनिंग की हम देख सकते हैं, तो ये हमारी मतलब जो है काम की नहीं है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है जहाँ पे हम आइकॉन या फिर हम माउस की सहायता से फटाफट काम कर सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं आइकॉन, या पिक्चर्स के माध्यम से हम क्लिक करवा काम करते हैं, उसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरी चीज़ होती है, एक और होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर का मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ कीबोर्ड की सहायता से हम कमांड के माध्यम से जो है इनपुट को प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, तो उसे हम बोलते हैं CUI। जैसे आप उदाहरण के तौर पर माने डॉस आप देख सकते हैं। डॉस आपने देखा होगा, डॉस क्या करता है? डॉस में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होती है, यानी CMD विंडो ओपन होती है, जहाँ से आप जो है सिर्फ कमांड के माध्यम से इनपुट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो दोनों आपको समझ में आए, GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक। चलिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे GUI की बात करें तो इस प्रकार से देखिए, ये आप देख सकते हैं, विंडो आप देख सकते हैं, देखिए जहाँ पे क्लिक करवा के हम काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डेटा और प्रोग्राम के अस्थायी भंडारण, यानी कि भंडारण का मतलब होता है स्टोरेज। ठीक है, अस्थायी स्टोरेज के लिए प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए एक होती है स्थायी, ठीक है, स्थायी मतलब होता है नॉन वोलेटाइल, और एक होती है अस्थायी, और अस्थायी का मतलब होता है वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है इरेज नहीं की जा सकने वाली, और वोलेटाइल का मतलब होता है इरेज की जा सकने वाली। तो देखिए अस्थायी का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर में कार्य करने के समय उपयोग की जाती है, यानी कि कंप्यूटर को चालू रखने के लिए जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है उसको मेंटेन करती है। तो अस्थायी तौर पे ये डाटा स्टोर करती है, और ये स्थायी वाली जो होती है परमानेंट स्टोर करती है। अस्थायी में आ जाती है आपकी रैम। ठीक है, तो रैम क्या करती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। बिजली यानी कि आपका लाइट, कंप्यूटर ऑन है तभी तक डाटा स्टोर करेगी, अन्यथा ये डाटा को इरेज कर देती है। जैसे आपने कोई फाइल बना रहा है और कोई फाइल को आपने बनाते बनाते सेव नहीं किया और लाइट आपकी चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो रैम में स्टोर डाटा डिलीट हो जाएगा। परंतु वही फाइल आप कंट्रोल S की सहायता से सेव कर देते हो, कंट्रोल S की सहायता से सेव कर देते हो, तो क्या होगा? ये डाटा परमानेंट सेव हो जाएगा जब तक कि यूज़र इसमें डिलीट ना करे। ठीक है, तो रैम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रोम तो है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि यहाँ पे आपका बायोस प्रोग्राम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोर होता है। ठीक है, जो कि परमानेंट होता है। और रोम 3 प्रकार की होती है। देखिए रैम जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो एस रैम होती है, स्टैटिक रैम, जिसमें थोड़ी देर से डाटा डिलीट होता है, और एक रहती है डी रैम। डी रैम का मतलब होता है जिसमें जल्दी जल्दी डाटा डिलीट होता है, यानी कि प्रत्येक बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, और प्रत्येक बार रिफ्रेश करने पर ही डाटा जो है डिलीट कर देता है, डी रैम का। और रोम की अगर बात करें तो रोम जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रोम 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो पी रोम होती है, ठीक है, एक होती है आपकी ईपी रोम, ठीक है, और जो नेक्स्ट होती है वो डबल ईपी रोम होती है। अब इसका मतलब क्या है? पी रोम मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल। यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती है उसकी सहायता से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? डाटा को इरेज करके फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और यहाँ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यानी इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकली जो सिग्नल है और उससे हम जो है प्रोग्राम को इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो 3 प्रकार की हमारी रोम होती है, 2 प्रकार की रैम होती है। सेक्टर क्या होते हैं? सेक्टर का मतलब देखिए आप, देखिए ये है आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में जो प्लेटर्स होती है, सीडी की बात करें, सीडी गोल होती है, तो जो ऐसे राउंड में होते हैं, देखिए राउंड, ये क्या कहलाते हैं? आपके ट्रैक कहलाते हैं। ट्रैक मतलब देखिए जैसे दौड़ने वाला ट्रैक होता है ना, ये देखिए ट्रैक कहलाते हैं। और ट्रैक अपने आप में छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे बटे होते हैं थोड़ी थोड़ी दूर में, तो इस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? सेक्टर। अब ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग समझते हैं आप? जैसे कार्ड फॉर्मेट कराना, हार्ड डिस्क फॉर्मेट कराना, कंप्यूटर फॉर्मेट कराना। तो फॉर्मेटिंग करने का मतलब ही होता है कि कोई डिस्क को डेटा स्टोर करने के लिए कैपेबल बनाना, इसलिए ट्रैक और सेक्टर में उसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ट्रैक मतलब पूरा गोल और सेक्टर मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट। ठीक, ईपी रोम आप समझ गए, इरेजेबल अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं उसकी सहायता से हम प्रोग्राम को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, बायोस के अंतर्गत। अब यहाँ देखिए मैंने बात किया हूँ कहा किसकी?
कंप्यूटर मेमोरी की, तो कंप्यूटर मेमोरी में देखिए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम देख लिए, रैम के 2 प्रकार भी देख लिए, और रीड ओनली मेमोरी यानी रोम में हमने देखी पी रोम, ई पी रोम। ठीक है, ई पी रोम में देखिए डबल ई पी रोम आ जाता है, यू बी आ जाता है। ठीक है, अब रैम आपकी इस प्रकार की दिखती है। ठीक, अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है रैम? DDR4। आपको ये भी याद रखना है DDR4। अब DDR का मतलब पूछ लिया जाए तो डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट, और ये 4 मतलब होता है उसकी क्लास, यानी कि 1 2 3 4, अभी चौथे नंबर पर चल रही, फिर धीरे से 5 आएगी DDR5। ठीक, ये भी आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, डिवाइस जो कि कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सभी क्या कहलाते हैं? तो जो भी डिवाइस कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं पेरिफेरल्स। क्या बोला जाता है? पेरिफेरल्स। ठीक, तो जैसे हम बात करें यहाँ पे देखिए वीडियो गेम्स, आपका माइक्रोफोन मतलब जो आपका हेडफोन है, वेब कैमरा है, जॉयस्टिक है, इसके अलावा आप कार्ड रीडर की बात करें, कीबोर्ड की बात करें, प्रिंटर की, माउस की, मॉनिटर, सारी चीज़ें जो जुड़ी होती है कंप्यूटर से उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल्स बोलते हैं। प्रोग्राम तो आपको पता है, प्रोग्राम मतलब निर्देशों का समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो एएलयू देखने को मिलता है और एक तो सीयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है और ये गणना करने वाले, यानी कि लॉजिकल, अर्थमेटिक और लॉजिकल जो गणना होती है वो इसमें की जाती है। और एक और होती है इसमें मेमोरी यूनिट, जिसमें रैम आप देख सकते हैं, अस्थायी मेमोरी। ठीक, अगला देखते हैं, कंप्यूटर में तार्किक संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? जैसे कि मैंने बताया ना अभी, तार्किक संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो कंप्यूटर में देखिए जो मेन पार्ट होता है वो सीपीयू होता है। सीपीयू में मैंने बताया 3 चीज़ें होती है, एक तो एएलयू देखने को मिलता है, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट जिसे एमयू के नाम से जाना जाता है। तो तीनों पार्ट होते हैं, जिसमें से मेमोरी यूनिट मतलब अस्थायी तौर पर डेटा स्टोर करती है, कंट्रोल यूनिट मतलब डेटा को मेमोरी यूनिट से ले जाकर कहाँ देगा? एएलयू में। और एएलयू का काम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल जो गणनाएं होती है, और वही पूछा जा रहा है। अर्थमेटिक मतलब होता है गणितीय, और लॉजिक मतलब तार्किक। तो देखिए तार्किक मतलब तार्किक जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो एएलयू के द्वारा किया जाता है। और एएलयू किसका पार्ट है? सीपीयू का। ठीक है, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर राइट आंसर एएलयू हो जाएगा। और इसमें डाटा कहाँ से आता है? इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, और आउटपुट में देखिए यहाँ से डाटा प्रोसेस होकर आउटपुट में जाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर। और डाटा परमानेंट स्टोर करना तो यहाँ पे हो जाता है सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे कि HDD हो जाता है, SSD हो जाता है, या अन्य कोई डिवाइसेस यहाँ पे आ जाती है जो कि आउटपुट मतलब स्टोरेज के रूप में उपयोग होती है। ठीक है, रजिस्टर एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कि सीपीयू के साथ इनबिल्ट होता है, यानी कि जब सीपीयू प्रोसेस करता है तो अपने द्वारा प्रोसेस की जाने वाली चीज़ों को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। अब रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ये भी आपको याद रखना है। रजिस्टर के बाद कैश होती है, कैश के बाद रैम होती है, उसके बाद अन्य चीज़ें आ जाती है। नियंत्रण विभाग कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट मतलब कंप्यूटर का दिमाग इसे बोलते हैं। मेमोरी इकाई ये आप देख सकते हैं, टेम्परेरी मेमोरी यूनिट आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ब्लैंक जो है सिस्टम घटकों को जोड़ता है, जो कि सिस्टम यूनिट के साथ संवाद यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को अनुमति देता है। तो देखिए सभी सिस्टम मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वहाँ पे सभी एलिमेंट को आपस में जोड़ने का काम एक ही चीज़ करता है, जो कि एक्सपेंशन स्लॉट होता है, जिसे हम बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोला जाता है? मदरबोर्ड उसे बोला जाता है। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड आप देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से आप कंप्यूटर कैबिनेट जब ओपन करोगे, जो सीपीयू रहता है जिसे हम बोलते हैं कैबिनेट, उसको ओपन करोगे तो किनारे में ये लगा होता है, जिसमें आप देख सकते हैं जब ये पीछे साइड देखेंगे तो सीपीयू में पीछे साइड कोई जो जैसे मॉनिटर की केबल हो गया, साउंड की केबल हो गया, प्रिंटर की, यूएसबी की सब चीज़ें अटैच करते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आती है? वो मदरबोर्ड में। यहाँ तक कि आप रैम देखिए, मेमोरी आप अटैच करोगे तो रैम स्लॉट आपको दिया है। ठीक है, साटा देखिए, साटा हार्ड डिस्क के लिए दिया है, बायोस के लिए यहाँ दिया है, साउथ ब्रिज इसे बोलते हैं, नॉर्थ ब्रिज आप इसे बोल सकते हैं। प्रोसेसर का सॉकेट यहाँ पे होता है, इसी के ऊपर आप देखिए फैन लगा होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आईडी होता है। इसके बाद हम देखें एजीपी, पीसीआई, ये सभी चीज़ें मिलकर मतलब जो सभी चीज़ें हैं वो कम्युनिकेशन किसके माध्यम से करेगी? मदरबोर्ड के माध्यम से। तो मदरबोर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर तो एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, रैम एक मेमोरी है। ठीक, नेक्स्ट है उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र जो है परिवर्तनीय रीड ओनली मेमोरी। परिवर्तनीय रीड ओनली मेमोरी का मतलब देखिए यहाँ रोम की बात की जा रही है। ठीक है, जो कि उपयोगकर्ताओं को किसी एप्लीकेशन में संग्रहित डेटा को बार बार मिटाने और पुनः प्रोग्राम करने की अनुमति देता है। तो मैंने बताया था रोम के 3 प्रकार होते हैं। रोम मतलब
रीड ओनली मेमोरी जिसमें हमने देखे थे पी रोम यानी कि स्थायी होती है, ईपी रोम यानी कि ये अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से होती है, और डबल ईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ वही बात की जा रही है कि उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तनीय यानी कि रीड ओनली मेमोरी यानी कि डबल ईपी रोम की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर भी डबल ईपी रोम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए मल्टीमीडिया, तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सभी चीज़ों कॉम्बिनेशन मल्टीमीडिया कहलाता है। रैम जो वीडियो ऑडियो रैम, इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ देख सकते हैं, देखिए हमने क्या देखे थे, डबल ईपी रोम, तो डबल ईपी रोम किसका पार्ट है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी रोम का। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी नॉन वॉलेटाइल यानी कि स्थायी है ये। ठीक है, नेक्स्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, एक डिसीजन ट्री, एक पिरामिड या फिर मैट्रिक्स संरचना बना सकता है। एक प्रक्रिया में चरणों का वर्णन कर सकता है, यह समय रेखा में घटनाओं को प्रदर्शित कर सकता है। इन सभी को क्या बोला जाता है, तो एमएस वर्ड में ये फैसिलिटी या एक्सेल में या पावर पॉइंट में फैसिलिटी देखने को मिलती है। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट इसका राइट आंसर है। और स्मार्ट आर्ट के लिए आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। लिस्ट टाइप का स्मार्ट आर्ट आप बना सकते हैं, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशन, मैट्रिक, पिरामिड, पिक्चर या फिर ऑफलाइन। अब मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ। तो हम चलते कहाँ पे, एमएस वर्ड में चलते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से देखिए इंसर्ट, और इंसर्ट मेनू में मतलब टैब में जाएंगे। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि जो स्मार्ट आर्ट होता है वो इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में होता है। तो टैब तो ये हो गई, ग्रुप मतलब ये वाला होगा, देखो देखिए पेज हो गया, टेबल हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, एड इन्स हो गया। तो आपका स्मार्ट आर्ट कहाँ मिल रहा है, स्मार्ट आर्ट आप देखिए यहाँ पे स्मार्ट आर्ट जो इलस्ट्रेशन नाम के ग्रुप में मिल रहा है। तो जैसे आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हो तो आपको देखने मिलेगा, देखिए चूज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। आप जैसे लिस्ट बनाना चाहते हो या फिर प्रोसेस बनाना चाहते हो या फिर साइकिल बनाना चाहते हैं, मैं साइकिल बनाकर दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ से मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम जो है इसमें एलिमेंट्स फिल करना चाहते हैं, तो लेफ्ट साइड में एक देखिए आपको बॉक्स खुलकर मिला है, टाइप यूर टेक्स्ट हियर। मान लीजिए मैं यहाँ दे देता हूँ इनपुट। ठीक है, उसके बाद दे देता हूँ मैं, इनको सबको गायब कर देते हैं। इनपुट के बाद दे देते हैं, इनपुट जैसे करो तो प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस के बाद कंट्रोल, उसके बाद आउटपुट, उसके बाद आता है फीडबैक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है ये स्मार्ट आर्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम जो है कलर वगैरह स्टाइलिंग कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, ये हो गया स्मार्ट आर्ट। चलिए अब वापस चलते हैं हमारी पीपीटी में। तो स्मार्ट आर्ट इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से जुड़े कंप्यूटरों के बीच साथ ही इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे हम आईपी बोलते हैं, इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर नेटवर्क में संचार यानी कम्युनिकेशन की अनुमति कौन देता है। तो देखिए जब कैबिनेट की बात करें सीपीयू की, तो उसमें एक जगह होती है जहां से हम लैन केबल अटैच करते हैं, या फिर लैपटॉप में आप देखे होंगे आजकल HDMI वाला पोर्ट आ गया है, परंतु पहले नेटवर्क जो है एक ईथरनेट केबल को अटैच करने वाला एक पोर्ट हुआ करता था। तो उस जगह को जहाँ पे ईथरनेट वाला केबल अटैच होता है, उस जगह को बोला जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि उसी के माध्यम से हम जो है लैन में कनेक्टिविटी स्थापित करते हैं। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका हो गया कौन सा, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ईथरनेट कार्ड। इस प्रकार के भी होते हैं जहाँ पे देखिए ईथरनेट केबल अटैच होती है। दूसरा इस प्रकार से भी होते हैं जो वायरलेस होते हैं। एक इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, ये इसको अटैच करें और हम हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सभी जो है लैन में कनेक्टिविटी के लिए काम आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, पैरेलल पोर्ट, ये सीरियल पोर्ट, USB, ये सभी इसके आंसर नहीं है। ठीक है, इन सभी के बारे में हम बाद में भी देख लेंगे। नेक्स्ट है स्टोरेज, जो कि बिजली बंद होने के बाद अपने डाटा को स्टोर या फिर अपने पास रखता है। ठीक है, उसे निम्न में से किस प्रकार संदर्भित किया जाता है। तो देखिए स्टोरेज का मतलब हो गया मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो बिजली बंद होने के बाद भी डाटा को अपने पास रखती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। क्या बोला जाता है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल के अंतर्गत आ जाता है स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी से मतलब होता है HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये चीज़ें आ जाती है। तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज इसका राइट आंसर है। वोलेटाइल का मतलब होता है रैम, जैसे कि जिसमें से डाटा बिजली बंद होने पर गायब हो जाता है, यानी कि डिलीट हो जाता है। सिक्वेंशियल इसमें आएगा नहीं और डायरेक्ट भी इसमें आएगा नहीं। यहाँ देख सकते हैं, देखिए नॉन वोलेटाइल में कौन कौन सी आ जाएगी, सेकेंडरी स्टोरेज पूरी नॉन वोलेटाइल में जाएगी, एक तो रोम भी नॉन वोलेटाइल में जाएगी। परंतु रोम में डाटा स्टोर नहीं होता, रोम में प्रोग्राम होते हैं। रीड ओनली मेमोरी यानी कि प्रोग्राम पहले से फिट रहते हैं।
रैम में अस्थायी डाटा उपलब्ध रहता है, जब तक कि आपका कंप्यूटर चालू है तभी तक डाटा इसमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ टिपिकली एक्शन सीक्वेंस फॉर एनी बायोमेट्रिक सिस्टम। बायोमेट्रिक सिस्टम का एक सीक्वेंस है वो क्या होता है? तो सबसे पहले आप देखेंगे कैप्चर किया जाता है। ठीक है, कैप्चर करने के बाद एनरोल। मान लो आप अपने मोबाइल की बात करता हूँ, मोबाइल में क्या है, फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट आप जो है नेक्स्ट टाइम ओपन करने के लिए पहले एनरोल करना पड़ता है ना, तो आप जो है बार बार एनरोल करने के लिए यहाँ पे उंगली टच करोगे और टच करने के बाद आप जो है उसमें फिट कर दोगे, यानी कि फिंगर 1 हो गया, फिंगर 2 हो गया, फिंगर 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप देखो, मतलब कैप्चर किए, कैप्चर बार बार कैप्चर किए, इनरोलमेंट हो गया आपका, मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद डेटाबेस में वो क्या हो गया, चल गया। अब उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप उसमें एंटर करोगे, यानी कि लॉग इन करोगे या फिर फिंगरप्रिंट लगा के अपने फ़ोन को अनलॉक करोगे, तो वो मैच करेगा। मैच करने के बाद रिकॉग्निशन जो है डिसीजन लेगा और फिर आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो नॉर्मली यही प्रोसेस होती है, कैप्चर, एनरोल, डेटाबेस, फिर मैच करेगा, फिर रिकॉग्निशन करेगा। तो पहला स्टेप हमारा राइट आंसर है, ऐसे आप देख सकते हैं। कैप्चर करेगा, ठीक है, देखिए प्रोसेसिंग होगी, स्टोरेज हो जाएगा, फिर टेम्पलेट यहाँ पर देखिए जनरेशन होगा, और जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो जो है डिसीजन लेगा कि भाई सही व्यक्ति ने फिंगरप्रिंट लगाया है या नहीं लगाया। नहीं लगाया है तो वो इनवैलिड बोल देगा। नेक्स्ट है सुपर सेट द डीवीडी। डीवीडी का अपग्रेडेड वर्जन क्या है? तो देखिए सबसे पहले क्या आया था, फ्लॉपी डिस्क। क्या आया था? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क थी 1.44 MB की। फिर आई आपकी फ्लॉपी के बाद जिप ड्राइव आ गई, जिप ड्राइव के बाद आ गई सीडी। ठीक है, सीडी की जो कैपेसिटी आई 700 MB के आसपास थी। ठीक है, फिर आ गई आपकी डीवीडी। डीवीडी की कैपेसिटी 4.7 GB वन साइड और 17.4 GB डबल साइड, डबल लेयर में भी आती। फिर आ गई आपकी ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क आ गई आपकी 25 GB और 50 GB, यानी कि डबल साइडेड 50 GB या 60 GB देखने को मिलती है और सिंगल साइड 25 GB। तो आपका ब्लू रे डिस्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। डीवीडी के बाद कौन सा आया? ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क इसका राइट आंसर, देखिए सीडी, डीवीडी और ये ब्लू रे डिस्क, जो कि आप देख सकते हैं हाई डेफिनेशन वीडियो डाटा स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पहुंच नियंत्रण प्रणाली, जिसे हम बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम मतलब जैसे फिंगरप्रिंट की बात करो या फिर रेटिना स्कैन की बात करो, थंब इम्प्रेशन या फिर आप देख सकते हैं फेस, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? एक्सेस कंट्रोल, यानी बायोमेट्रिक चीज़ों से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा देखिए इंटरनेट तो हो गया, इंटरनेट कोई एक्सेस कंट्रोल उपलब्ध नहीं कराता, ना तो वाईफाई कराता ना तो हॉटस्पॉट कराता। हॉटस्पॉट आप समझ सकते होंगे, वाईफाई मतलब होता है वायरलेस फिडिलिटी, जिसमें रेडियो तरंगों के माध्यम से डेटा कनेक्शन स्थापित होता है, यानी कि नेटवर्क बनता है या फिर ट्रांसमिशन होता है सूचनाओं का। और इंटरनेट तो अपने आप में क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW हम बोल सकते हैं। जैसे WAN हमने पढ़े, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब इसका सबसे अच्छा उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क है। और रेटिना स्कैन इसका राइट आंसर है किसका? एक्सेस कंट्रोल का। रेटिना स्कैन मतलब जब हम आधार कार्ड रजिस्टर कराते हैं तो हमारी रेटिना स्कैन होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रेटिना स्कैन हो गया, उसके अलावा थंब इम्प्रेशन हो गया, फेस रिकॉग्निशन हो गया, सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक सिस्टम के अंतर्गत ये चीज़ें देखने को मिलती है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में कुछ छिपाने या फिर झूठी उपस्थिति दिखाने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे इसको बोला जाता है क्लॉकिंग। क्लॉकिंग मतलब घड़ी वाला नहीं, आप स्पेलिंग देखिए क्लॉकिंग, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है। अभी होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने अपने वेबसाइट में ज़्यादातर क्लिक करवाने के लिए, ज़्यादा विजिटर के लाने के लिए 2 कॉपी बना दिया। एक बना दिया जिसमें विजिटर को एक्सेस करे और दूसरी एक और कॉपी बना दिया। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे क्लॉकिंग उपलब्ध होती है। तो क्लॉकिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक ब्लैक हैट सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइजेशन उसकी टेक्निक बोला जाता है। जब किसी ब्लॉगर मतलब होता है पर्टिकुलर कोई सूचना संबंधित एक पेज, वेब पेज हम बोल सकते हैं, उसको अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग पर ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, तो ब्लॉगर अपनी वेबसाइट में ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्लॉकिंग जैसी एक्टिविटी करता है। कुछ ऐसे ब्लॉगर होते हैं जो अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर मौजूद जो ज़्यादा ट्रैफिक लाने के लिए क्या करते हैं, ट्रैफिक को रिडायरेक्शन देने के लिए क्लॉकिंग करते हैं। और इसके अलावा क्लॉकिंग के अंदर एक ब्लॉगर कोडिंग के माध्यम से अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को एक ही वेब पेज के 2 अलग अलग वर्जन बनाना, या फिर कह सकते हैं कि वेबसाइट या जो ब्लॉग होते हैं उसको 2 हिस्से में बांटना। पहला पेज विजिटर के लिए और दूसरा जो होता है इंटरनेट सर्च इंजन के लिए। ठीक है, इस प्रकार क्लिक जैकिंग तो आप समझ सकते होंगे। देखिए आपको कभी कभी मैसेज आते होंगे कि क्लेम योर प्राइस, मतलब आपको क्लिक नहीं करना है यहाँ पे, परंतु देखिए यहाँ लिखा क्या है, क्लेम योर प्राइस। तो आप यहाँ पे जानबूझकर क्लिक करोगे, क्यों?
क्योंकि शायद इससे कुछ फ़ायदा हो, परंतु आप ऐसी चीज़ों से बच कर रहे, तो इसको बोलते हैं क्लिक जैकिंग। इसको क्या बोलते हैं, मतलब आपकी इच्छा नहीं थी क्लिक करने की, परंतु आपने ज़बरदस्ती, आपस से ज़बरदस्ती क्लिक करवाया गया। ठीक है, तो इसी के लिए इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, क्लिक जैकिंग। ठीक, प्रिंटर ड्राइवर आपने सुना होगा, ये क्या है? तो देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर कैसे, देखिए सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो होते हैं, परंतु तीन भी होते हैं। तो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी। तो हम एप्लीकेशन और सिस्टम में देखें, सिस्टम ऐसी चीज़ें होती है जो कि बेसिक रूप से प्रिंट मतलब जो सपोर्ट है उसके लिए काम करती है। सपोर्ट मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें वर्क करती है। तो प्रिंटर ड्राइवर भी क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्क करता है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे मान लीजिए डिवाइस है, डिवाइस हम बोल सकते हैं कोई प्रिंटर है, यहाँ क्या बोल सकते हैं हम, प्रिंटर है। इसको चलाने के लिए केबल तो अटैच करना ही पड़ता है, परंतु साथ ही साथ ये प्रिंटर कौन सा है, किस प्रकार ये वर्क करेगा, इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है ड्राइवर। तो आप समझ गए होंगे प्रिंटर ड्राइवर क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर तो खुद प्रिंटर हो गया, ठीक है। विमवेयर, मालवेयर, ये मालवेयर एक वायरस का प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, यह एक स्थिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रदान नहीं करता, और यह एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए बात करें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की, तो ये जो है ये प्रोवाइड करता है, जबकि यहाँ पे लिखा है नहीं करता है। तो यहाँ पूछा गया था गलत, तो मतलब यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी देखिए स्थिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र भी है, मल्टीटास्किंग भी। यहाँ देख लेते हैं हम। तो देखिए यूनिक्स, लाइनेक्स के जो है पिताजी माने जाते हैं। पिताजी मतलब इसके पहले, यानी कि यूनिक्स से ही अपग्रेड करके लाइनेक्स बनाया गया है, ठीक। तो यहाँ देखिए मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूज़र है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि देखिए यहाँ पे ओरिजिनली जो डेवलप किया गया था AT&T बेल, ठीक है। AT&T जो था मतलब लेबोरेटरी थी वहाँ पे 1969 में, ठीक है। इसके अलावा देखिए केन थॉमसन, डेनिस रिची, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए रिलीज डेट जो थी 3 नवंबर 1971 थी, ठीक। यहाँ पे ये बेसिक तौर पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास डी से संबंधित आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस की बहुत सारी क्लासेस होती है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्लास डी से संबंधित जो आईपी एड्रेस है वो उच्च ऑर्डर बिट हमेशा किस सेट पर होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए क्लास ए की बात करें 0, क्लास बी की बात करें 10, फिर क्लास सी 110 और क्लास डी जो है 1110। तो 1110 यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे डी पूछा गया था, ठीक है। और अगर ई पूछा तो यहाँ देख सकते हैं 4 टाइम 1। इनपुट आउटपुट सिस्टम में स्पूलिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्पूलिंग होता क्या है? स्पूलिंग का मतलब क्या होता है, देखिए आपका सीपीयू जो है काफ़ी फास्ट चलता है और प्रिंटर आपका स्लो चलता है, ठीक है। तो यदि मान लो प्रिंटर को आपने 50 प्रिंट दे दिए, किसने, सीपीयू ने, और प्रिंटर जो है उसको 5 मिनट लगा रहा, तो 5 मिनट तक के सीपीयू आराम करेगा क्या? मतलब अब चाय नाश्ता करने की रही, ठीक है। तो यहाँ पे सीपीयू इतनी देर, मतलब इसकी मेमोरी स्लो है प्रिंटर की और सीपीयू की फास्ट है, तो 5 मिनट सीपीयू वेट ना करे, उसके लिए बीच में कौन लगा होता है, स्पूलिंग। वो मैनेज कर लेता है कि भाई हाँ हम, मतलब वो एक प्रकार का स्टोरेज है जो प्रिंटर को बाद में बताते रहेगा और सीपीयू उस समय तक कुछ और काम कर लेगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्पूलिंग क्या है। स्पूलिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा सीपीयू की गति बढ़ाई जा सकती है, मेमोरी को उचित उपयोग किया जाता है। इनपुट आउटपुट उपकरण जैसे कि प्रिंटर है, सीपीयू की तुलना में कम जो है प्रोसेसिंग रहती है, तो इस कारण जो होता है वो धीरे काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पूलर जो है मुख्य मेमोरी में एक सीमित क्षेत्र है, ये जो है एक प्रकार से गलत है। स्पूलिंग बफरिंग से कम कुशल है, ये भी गलत है। स्पूलिंग एक कार्य के इनपुट आउटपुट को उसी समान, मतलब जो है कार्य के निष्पादन के साथ ओवरलैप करता है, ये भी गलत है। बफरिंग की तुलना में स्पूलिंग अधिक कुशल है, ये सही आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी कमांड है जो कि यूज़ की जाती है, मतलब किस चीज़ के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए, किसके लिए, जिस लोकेशन पर आप उसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को डिस्प्ले कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये पूछा जा रहा है लाइनेक्स में, तो लाइनेक्स में इसके लिए होता है PWD ये कमांड होती है, देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। और यहाँ आप देख भी सकते हैं PWD कमांड मतलब इसका फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। देखिए यही पूछा गया था, करंट की जगह आप प्रेजेंट कर दीजिए और P निकाल लीजिए, PWD, ये देखिए 3 अक्षर से मिलकर PWD यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म है।
और यह कमांड आपके प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अर्थात जहां पर आप अभी काम कर रहे हैं उसका पाथ यानी कि कंप्लीट जो यूआरएल होता है लोकेशन वो बताती है। एक और होती है सीडी। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, ये डॉस की चेंज डायरेक्टरी के समान काम करती है। नेक्स्ट है एलएस की बात करें, देखिए इज नहीं है एलएस है, ठीक है। तो एलएस का मतलब होता है लिस्ट, एल का मतलब होता है देखिए एलएस मतलब लिस्ट, जो कि लिस्ट प्रोवाइड करती है सभी डायरेक्टरीज की। सीपी मतलब कॉपी कमांड होती है, करेंट डायरेक्टरी से किसी अलग डायरेक्टरी में कॉपी करती है। एमबी मतलब मूव करने का काम करेगी। कैट मतलब होता है कॉन्कैटिनेट, ठीक, कॉन्कैटिनेट से मतलब क्या होता है देखिए यहाँ पे ये इसका मतलब होता है फाइल को क्रिएट करने, किसी फाइल के कंटेंट को देखने या उस आउटपुट को जो है किसी फाइल में रीडायरेक्ट करने के लिए किया जाता है। लोकेट कमांड होती है, तो इस कमांड की मदद से आप लाइनेक्स में किसी फाइल या फिर डायरेक्टरी को सर्च कर सकते हैं। यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कमांड के समान है। तो ये हमने कुछ कमांड देख लिए किसकी, लाइनेक्स की। अब बात करते हैं नेक्स्ट। आप यहाँ देखिए कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि काफ़ी अधिक भूमिका निभाता है इंटरनेट के मतलब बेसिक काम करने के लिए। तो आपको पता होगा जब भी हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं सबसे बेसिक जो प्रोटोकॉल है वो उपयोग आता है टीसीपी और आईपी। अब दोनों का मतलब क्या है देखिए, टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये तीन का मतलब हो गया, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी जो होता है जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कंप्यूटर है, पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक यूनिक मतलब नाम होता है जिससे कि नेटवर्क में उसकी पहचान हो सके, यानी कि इसको एक नंबर प्रोवाइड करता है, उस नंबर को ही हम क्या बोलेंगे आईपी। और इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा ट्रांसफ़र हो उसके लिए यूज़ होता है कौन सा, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है और ये बेसिक रूप से मतलब आधारभूत प्रोटोकॉल इनको बोल सकते हैं हम इंटरनेट में काम करने के लिए, ठीक है। बेसिक रूप से इसी से काम शुरू होता है। देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विट की अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विट कॉमनली नॉन एज टीसीपी/आईपी, जो कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। और इंटरनेट इसके अलावा देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के सिमिलर ही होता है, और जो एक प्रकार से फंडामेंटल प्रोटोकॉल हम बोल सकते हैं, ठीक, मतलब एक प्रकार फाउंडेशनल प्रोटोकॉल जो कि बेसिक आधारभूत होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ देखें जो देखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब आईपी होता है। ये जो होता है यूज़र डेटा ग्राम प्रोटोकॉल के जैसे ही हम देख सकते हैं यूडीपी। नेक्स्ट है एचटीएमएल पेज को पढ़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो एचटीएमएल पेज से बनी चीज़ों को क्या बोलते हैं, एचटीएमएल से जो पेज बनता है उससे बोला जाता है वेब पेज। क्या बोला जाता है, वेब पेज। और वेब पेज कहाँ रन होते हैं, ब्राउज़र में। यानी कि हम बात करें यहाँ पे तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जहाँ पे एचटीएमएल पेज यानी कि वेब पेजेस को देखा जाता है या वेबसाइट को देखा जाता है। वेब सर्वर तो जो होता है डाटा को स्टोर करता है। वेब मैट्रिक्स ऐसा कुछ नहीं, वेब नेटवर्क भी ऐसा मतलब नेटवर्क तो आपको पता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए जोड़ते हैं तो नेटवर्क कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को स्थानांतरित करने और गति को 224 गीगाबिट प्रति सेकंड तक बढ़ाने की अनुमति देने के लिए लाईफाई जो कि सामान्य एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड का उपयोग करता है। तो लाईफाई का मतलब क्या है, देखिए हमने पहले देखे थे वाईफाई, क्या देखे थे, वाईफाई, जो कि रेडियो तरंगों के माध्यम से डेटा और सूचनाओं को भेजने और प्राप्त करने का काम करता है, जिसका मतलब होता है वायरलेस फिडिबिलिटी। अब देख रहे हैं हम लाईफाई, तो फाई का मतलब तो फिडिलिटी हो गई, लाई का मतलब होता है लाइट, लाइट फिडिलिटी, ये राइट आंसर इसका, लाइट फिडिलिटी इसका राइट आंसर। और आप यहाँ देख सकते हैं लाईफाई में जहाँ पे एलईडी होगी उतने एरिया में जो है हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। और जहाँ देखिए इसकी एक रेंज होती है यहाँ पे, तो ये जो होता है क्या करता है, रेडियो तरंगों के माध्यम से डेटा और सूचनाओं को यानी इंटरनेट हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर देख लेते हैं। डेटा ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो लाईफाई जो है लाइट बल्ब का द्वारा होता है और वाईफाई रेडियो वेव्स के द्वारा। टेक्नोलॉजी लाईफाई में IRDA कॉम्प्लीमेंट डिवाइस और वाईफाई में WLAN यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क 802.11 ABG एंड ACAD स्टैंडर्ड जो कॉम्प्लीमेंट उस डिवाइस का उपयोग करते हैं। डेटा ट्रांसफ़र स्पीड की बात करें तो लाईफाई 1 GB प्रति सेकंड और वाईफाई जो होता है 150 MB प्रति सेकंड। इंटरफेरेंस की अगर बात करें तो देखिए लाईफाई में जो होता है कोई भी इंटरफेरेंस प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि वाईफाई में राउटर के साथ इंटरफेरेंस प्रॉब्लम होती रहती है। एनवायरनमेंट की बात करते हैं, लाईफाई ज़्यादा घनत्व के वातावरण में काम करता है जबकि वाईफाई कम घनत्व के वातावरण में काम करता है। कॉस्ट की अगर बात करें तो लाईफाई जो है वाईफाई की तुलना में सस्ता होता है। और प्राइवेसी की बात करें तो लाईफाई में LED बल्ब की मदद से ट्रांसफ़र होता है, तो एक कमरे में जो होता है मतलब लाइट वेव्स एक दीवार को पार नहीं करती।
तो इस कारण ये है सिक्योर होता है, मतलब वाईफाई सिक्योर रहता है, जबकि वाईफाई दीवार फांद कर भी चला जाता है, इसलिए ये सिक्योर नहीं होता है, कम सिक्योर होता है। मतलब बात करते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र में यदि टेक्स्ट ठीक से ना दिखाई दे, यानी कि जूम आउट, यानी कि छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो आप कैसे आकार बढ़ाएंगे? तो आकार कैसे बढ़ाएंगे? कंट्रोल की दबाएंगे कीबोर्ड से और प्लस का निशान, यानी कि प्लस की। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। गूगल क्रोम में चलते हैं। गूगल क्रोम हमारा ओपन है, देखिए गूगल क्रोम ओपन है। और यहाँ से हम चलते हैं कहाँ पे, देखिए साइड में 3 डॉट दिख रहा है राइट साइड में, यहाँ जाओगे तो देखिए ये आपको जूम वाला ऑप्शन दिख रहा है। कंट्रोल के साथ इस प्लस बटन को आपको प्रेस करना है, या फिर यहीं पे आप देखिए बड़ा कर सकते हैं और यहीं से आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जितना रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, जिसे कि एनक्रिप्शन एल्गोरिथम का उपयोग करके प्लेन टेक्स्ट में बदला जाता है। क्रिप्टोग्राफी की बात की जा रही है, तो क्रिप्टोग्राफी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो जैसे ये हेलो है, हेलो को हम नेटवर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेज रहे हैं, तो बीच में अनऑथोराइज पर्सन इसको पढ़ना ले, कोई पासवर्ड हो सकता है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़, तो उस पढ़ने से बचाने, यानी कि हैक होने से बचाने के लिए यहाँ पे एक एनक्रिप्शन मेथड होती है, जो कि इस प्लेन टेक्स्ट को एक ऐसे टेक्स्ट में बदलता है जो कि रीड ना हो। तो उस रीड ना होने वाले टेक्स्ट को बोलते हैं सिफर टेक्स्ट, और फिर सामने वाले व्यक्ति उसको क्या करेगा, डिक्रिप्शन के माध्यम से उस प्लेन टेक्स्ट में बदलेगा। यानी कि यहाँ भी प्लेन टेक्स्ट, यहाँ पे भी प्लेन टेक्स्ट, बीच में कोडिंग वाले टेक्स्ट को बोलते हैं सिफर टेक्स्ट, और वही सिफर टेक्स्ट हमारा जो है आंसर है, साइफर टेक्स्ट है ना। तो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट कौन सा कहलाता है? सिफर टेक्स्ट कहलाता है। प्लेन टेक्स्ट तो हो गया हमारे पास जो था, बोल्ड और क्रिप्टो टेक्स्ट ये कोई काम के नहीं है हमारे। नेक्स्ट है, यदि आप विंडोज ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, तो स्लीप मोड जो है खालिस्तान के समान है। स्लीप का मतलब पहले आप देखते थे, देखिए स्लीप हम करते हैं तो इसका मतलब होता है स्टैंड बाय मोड। क्या होता था? स्टैंड बाय। बहुत सारी चीज़ों में स्टैंड बाय नहीं, स्लीप नाम से आता है, पहले स्टैंड बाय मोड आता था। शट डाउन का मतलब होता है पूर्णतः बंद करना, रीस्टार्ट का मतलब होता है बंद करके चालू करना। ठीक है, और एक होता है हाइबरनेट मोड, ये स्लीप के समान ही होता है, परंतु ये जो होता है फास्ट स्लीप वाला होता है कि हम फटाक से इसको बंद करें और चालू कर सकते हैं, परंतु हाइबरनेट मोड जो है बहुत कम बैटरी खपत करता है, और ये थोड़ा देर से, मतलब जिस अवस्था में आप बंद करे थे उसी अवस्था में वापस पहुंचाता है। ठीक है, लगभग जो है स्लीप जैसे ही काम करता है, परंतु थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन चैट से आपका क्या अभिप्राय है? तो ऑनलाइन चैट का मतलब क्या होता है? रियल टाइम यदि हम किसी व्यक्ति से संपर्क कर पाते हैं। ठीक है, अब रियल टाइम से मतलब या तो टेक्स्ट में हो सकता है, या तो हम जो है कॉल के माध्यम से कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, देखिए इसका जो है 2 या 2 से अधिक जो उपभोक्ता या यूज़र होते हैं उसके बीच एक वास्तविक कॉल, यानी कि रियल टाइम लिखित हो सकती है संवाद, इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन चैट। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए डायरेक्टली आप फेस टू फेस भी आप कर सकते हैं, या फिर आप लिखकर इसमें चैटिंग कर सकते हैं। एक वेबसाइट का पहला पेज जो कि आप देखते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वेबसाइट का पहला पेज हमेशा होम पेज कहलाता है। ठीक है, होम पेज से मतलब देख सकते हैं आप, होम पेज मतलब होता है मेन पेज, जो कि वेबसाइट का मेन पेज होता है। द टर्म में आल्सो रेफर टू द स्टार्ट पेज सो इन द वेब ब्राउज़र, मतलब सबसे पहले जो एप्लीकेशन ओपन करते बराबर या वेबसाइट ओपन करते बराबर जो पेज दिखता है उसी को हम बोलते हैं होम पेज। अब वेबसाइट की अगर बात करें तो वेबसाइट जो होती है वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, जो कि एक जगह किसी पर्टिकुलर विषय से रिलेटेड हम वेब पेज बना देते हैं और अलग अलग वेब पेज से मिलकर एक वेबसाइट बना देते हैं। जैसे किसी कंपनी की वेबसाइट हो सकती है, जैसे आप देख सकते हैं गूगल, फेसबुक, अमेजन, विकीपीडिया, ये सब क्या है? वेबसाइट है। वेब पेज की अगर बात करें तो वेब पेज किसी पर्टिकुलर, जैसे हमने एक गूगल की वेबसाइट है, फेसबुक की, तो पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड एक पेज बना देते हैं जो कि अपनी जानकारी रखता है, जो कि HTML से मिलकर बना होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेब पेज बोलेंगे। ठीक है, और ये कहाँ रन होते हैं? वेब ब्राउज़र में। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउज़र वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, मतलब इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया? तो ये इसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। और इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको पता होना चाहिए, ये 15 जून 2022 को इसकी सेवाएं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बंद कर दी गई है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 की। और इसके बदले में क्या आया है? एज, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो अभी वर्तमान में इसके बदले में काम कर रहा है। काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है। आप देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर कुछ इस प्रकार दिखता था, वेब ब्राउज़र एक प्रकार का। ठीक है, और 11 की बात करें, देखिए यहाँ पे जो है 15 जून 2022 से इसकी सेवाएं सपोर्ट बंद कर दी गई है। और ये देखिए रिलीज़ हुआ था 1995 में, 16 अगस्त 1995, 26 साल पहले। ठीक, और ओरिजिनल ऑथर की बात करें तो थॉमस रैडन,
इसके अलावा 95 लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। साथ ही हम देखें इसके बदले में माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ काम करेगा, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही डेवलप किया गया। और इसकी बात करें, देखिए यहाँ विंडोज़ 10, 10 के बाद 10 मोबाइल, 11, इनमें सब में रन होता है। यदि हम बात करें किसकी, 7 की, तो 7 में ये काम नहीं करता अच्छे से, ठीक। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एज आपका विंडोज़ में भी काम करेगा, मैक में भी काम करेगा, इसके अलावा आप देख सकते हैं एंड्रॉयड में भी काम करेगा, लाइनक्स में भी, सभी जगह ये उपलब्ध है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट एज कब हुआ था, मतलब लॉन्च, ये भी आपको ध्यान रखना 2015 से। नेक्स्ट है फायरफॉक्स की अगर बात करें, मोज़िला फायरफॉक्स इसको बोला जाता है। देखिए ये भी ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है और ये 71 नंबर का रिलीज़ वर्जन आप देख सकते हैं। देखिए क्वांटम जो है इंजन आप देख सकते हैं, डेवलप मोज़िला कॉरपोरेशन के द्वारा यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। गूगल क्रोम गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, ये भी हर जगह देखने को मिलेगा आपको। देखिए लाइनक्स में, विंडोज़ में, मैक में, जो iOS है, एंड्रॉयड है, इनमें। साथ ही हम देखें तो इसके भी वर्जन आप देख सकते हैं। देखिए एंड्रॉयड में आप देखिए 110, लाइनक्स में इसके वर्जन रिलीज़ जो हुआ है फाइनल रिलीज़, गूगल इसका डेवलपर है, ठीक। ओरिजिनल ऑथर भी डेवलपर है और डेवलपर जो है वो आप देख सकते हैं गूगल ही है। फिर सफारी की बात करें तो ये जो है आपको मैक में देखने को मिलता है, मैक एप्पल में देखने को मिलता है, एक तरीके से एप्पल की डिवाइसेस में। और ये लॉन्च हुआ था देखिए 2003 में, 7 जनवरी 2003, यानी 19 साल पहले, ठीक। और ये जो हम देख सकते हैं मैक, iOS, आईपैड, विंडोज़, इनमें आप देख सकते हैं ये। और इसके अलावा देखिए ओपेरा आपका वेब ब्राउज़र है, विवाल्डी है, ब्रेव है, क्रोमियम है, मैक्सटॉन है, यूसी ब्राउज़र है, कॉनकरर है, सिम ब्राउज़र है, जीनोम है, ये सब ब्राउज़र है। ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं कि इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है, वेब ब्राउज़र नहीं है, तो एक हटाकर दूसरा नाम दे देगा, जैसे सर्च इंजन है या और कोई चीज़ का, तो आपको ध्यान रखना थोड़ा। चलिए आगे चलते हैं। ब्लैंक एक शब्द है जो कि अवांछित या अनचाही ईमेल के लिए है। बल्क एसएमएस आते हैं, बल्क एसएमएस आते थे पहले, वैसे ही अभी बल्क ईमेल आते हैं। बल्क ईमेल मतलब प्रमोशन मार्केटिंग जो कंपनी होती है, ई कॉमर्स कंपनी, उनके द्वारा ये ईमेल आते हैं, तो उस ईमेल के टर्म को बोला जाता है स्पैम। आपने सुना होगा स्पैमिंग, ठीक है, स्पैम आपने सुना होगा, तो स्पैम इसको बोला जाता है। जैसे ईमेल के लिए इसका उपयोग होता है, जो अनावश्यक ईमेल आते हैं वो स्पैम में ही आते हैं, ठीक है। आप देखना इनबॉक्स खोल के अपना जो जीमेल है उसका, तो उसमें स्पैम नाम का एक फोल्डर बना होगा, जहाँ पे अनचाहे ईमेल या अवांछित ईमेल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है ट्रैक चेंज इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इन एम एस वर्ड। कौन से टैब में, एम एस वर्ड 2016 के कौन से टैब में ट्रैक चेंज अवेलेबल होता है? तो ट्रैक चेंज आप देख सकते हैं। देखिए ट्रैक चेंज जो है रिव्यू टैब में आप देखेंगे, तो रिव्यू टैब में आपको देखिए यहाँ पर ट्रैकिंग नाम का एक ग्रुप मिल रहा है, ट्रैकिंग ग्रुप में आपको ट्रैक चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं रिव्यू टैब में, रिव्यू टैब में आपको ट्रैक चेंज देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखिए मैं और चीज़ आपको जैसे ओपन करके दिखाऊं एम एस वर्ड, तो एम एस वर्ड ओपन करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको रिव्यू टैब में आप देखिए ट्रैक चेंज देखने को मिल रहा है। ट्रैक चेंज में हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको और चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे शो मार्कअप है, रिव्यू पैन है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कमेंट वाला बॉक्स भी आपको यहीं पे मिलेगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर भी आपको रिव्यू में मिलेगा, प्रूफिंग वाले में, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज मिलेंगी, और चेंजेस में आपको देखिए ये देखने को मिलेगा, प्रोटेक्ट में आपको डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करना है। तो ये आप बेसिक चीज़ें, सब चीज़ें यहाँ पर याद रखिए, ताकि आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन को छोड़ ना पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एम एस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट या जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो देखिए नॉर्मली अगर देखें तो रिव्यू टैब में जाएंगे हम और स्पेलिंग एंड ग्रामर को क्लिक करेंगे, परंतु फंक्शन की हमको F7 देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ चलते हैं हम, देखिए अगर हम यहाँ पे चलते हैं और इसमें जाकर क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखिए आपको F7 देखने को मिलेगी, देखिए F7। और यदि हम जैसे कोई टेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट है और ये देखिए दिसारस अगर उपयोग करते हैं, तो इसकी शॉर्टकट की Shift+F7 है। वर्ड काउंट भी आपको यहीं पे मिलेगा, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ और फंक्शन की तो F1 से हेल्प आती है, ऑफिस असिस्टेंट, F2 से मूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स होता है, F3 से ऑटो टेक्स्ट एंट्री होती है, 4 में देखें तो 4 में आप देख सकते हैं रिपीट होता है लास्ट एक्शन, और 5 में आप गो टू देख सकते हैं, गो टू कमांड एडिट के अंतर्गत, ठीक है। 6 में आप देखिए नेक्स्ट पेन और फ्रेम आप देख सकते हैं, जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स में है या फिर कहीं है तो नेक्स्ट फ्रेम यानी कि स्टेटस बार में चले जाएंगे या फिर कहीं टैब में। 7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर, 8 से आप देख सकते हैं स्टैंड सिलेक्शन, उसके बाद देखिए 9 से अपडेट सेलेक्ट
सिलेक्टेड फील्ड। 10 से आप मीनू बार को एक्टिवेट कर सकते हैं और 11 से आप देखिए गो टू नेक्स्ट फील्ड में, और 12 से आप सेव एज का जो कमांड है यानी कि एक प्रकार से और जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी कि MS पावर पॉइंट 2019 में टेक्स्ट बॉक्स के अंत में जाने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये इसका उपयोग किया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देखें हम उपयोग कर लेते हैं, कहाँ पे हम चलते, कहाँ पे इसमें। तो जैसे यहाँ पे हम चलें और हम कहीं भी एक जगह चल जाते हैं, जैसे यहाँ हमने कर्सर रखे, कहाँ रखे, शुरू में कर्सर, जैसे आपको दिख रहा है P के सामने कर्सर रखा, और यदि हम कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करते तो आप देख सकते हैं यहाँ कर्सर आ गया। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, कंट्रोल के साथ एंड। कॉम्बिनेशन पूछा ना की कौन सी की कॉम्बिनेशन, तो यहाँ आप कुछ और की देख लीजिए। कंट्रोल के साथ अगर शिफ्ट और ग्रेटर देन लेस देन हम दबाते हैं तो फॉन्ट के साइज़ को हम डिक्रीज़ करते हैं, जैसे फॉन्ट लिखा छोटे फॉन्ट होंगे। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन हम प्रेस करते हैं तो फॉन्ट के साइज़ इंक्रीज़ होंगे। इसके अलावा कंट्रोल के साथ स्पेस बार हम करते हैं तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल के साथ होम प्रेस करें तो डॉक्यूमेंट के फर्स्ट में कर्सर आ जाता है, और कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करें तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में कर्सर आ जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया। तो इसका नाम है परम प्रवेग। ठीक है, तो परम प्रवेग जो है देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जिसे बोलते हैं NSM के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि IIS है बेंगलुरु, इसने फरवरी 2022 में परम प्रवेग नाम से एक सुपर कंप्यूटर का कमीशन किया। ठीक है, देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक है और भारतीय शैक्षणिक संस्थान में स्थापित सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। इसकी कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता हम देखें तो 3.3 पेटाफ्लॉप्स है, और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जिसे हम बोलते हैं CDEC इसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इस सुपर कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश जो एलिमेंट होते हैं उनको स्वदेशी रूप से निर्मित और असेंबल किया गया है। इसका सॉफ्टवेयर भी भारत में ही डेवलप किया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की, तो इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जिसे बोलते हैं DST और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है, और CDEC और भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस मिशन के तहत भारत में अब तक 10 सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखें यहाँ पे तो ये देखिए आपको परम प्रवेग कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट है MS एक्सेल में वर्कशीट में चार्ट लीजेंड को जोड़ने ऐड लीजेंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही घटनाक्रम है। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ। तो देखिए चार्ट में जाना है, चार्ट में जाने के बाद देखिए चार्ट एलिमेंट आप देख रहे हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं लीजेंड में जाना है। ठीक है, और लीजेंड में जाने के बाद आप देखिए नन यानी नहीं कर सकते, राइट लेफ्ट टॉप कहाँ जोड़ना है वो आप कर सकते हैं। सही क्रम क्या हो गया, चार्ट एलिमेंट चार्ट और लीजेंड, यानी कि हम देख सकते हैं चार्ट चार्ट एलिमेंट और लीजेंड। लीजेंड के बाद आप जो भी टॉपिक देखिए लेफ्ट बॉटम जो भी आप ऐड करना चाहे कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है। इसके लिए हम देखिए यहाँ पे हम अगर चार्ट ऐड भी करें, मान लीजिए हम चार्ट ऐड करते हैं, चलिए इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट चार्ट, चार्ट कोई भी हम ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं, ये वाला कोई भी, इसको हम ऐड कर लिए। अभी हमारे पास में आ गया चार्ट। चार्ट में हम देखिए यहाँ चार्ट जो डिज़ाइन टैब है उसमें हम चार्ट एलिमेंट में गए, यहाँ से गए लीजेंड में, लीजेंड में जाने के बाद देखिए टॉप में बॉटम में कहाँ ऐड करना चाहे, नहीं करना चाहते तो गायब कर दो, अगर ऐड करना चाहते तो कोई भी आप ला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। MS एक्सेल में द्वितीय लंबवत, ठीक है, मतलब सेकेंडरी जो वर्टिकल होता है एक्सिस, सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस, इसका परिमाण जो निम्नलिखित है उसमें से क्या दर्शाता है। तो देखिए संबंधित डाटा श्रृंखलाओं का मूल्य दर्शाता है। जैसे देखिए ये देखिए ये वाला पूछ रहा ना, ये मूल्य यहाँ पे दिख रहा है वर्टिकल में, वर्टिकल पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल में आपका नाम दिख रहा है। देखिए यहाँ पे रियलमी रेडमी हमने जो भी यानी कि यहाँ हमने जो वैल्यू देखिए डाटा मूल्य लिखे वो वर्टिकल में दिख रहा है, और हॉरिजॉन्टल में क्या दिख रहा है, कंपनी का नाम। और 2019-20 आपको यहाँ पर दिख रहा है किसमें, लीजेंट में। ठीक, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, इस पूरे एरिया को चार्ट एरिया बोला जाता है। जहाँ पे लीजेंट दिख रहा है, वर्टिकल एक्सिस, टाइटल दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही है, इसको बोलते हैं चार्ट एरिया। क्या बोलते हैं, चार्ट एरिया। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है लीजेंट वगैरह मूल्य, देखिए जो सारी चीज़ें दिखती है उस एरिया को क्या बोला जाता है, तो चार्ट एरिया बोला जाता है। प्लॉट, देखिए क्वेश्चन वही आ गया, प्लॉट क्षेत्र और उसके बाहर का क्षेत्र जिसमें लेवल लीजेंट अक्सर MS एक्सेल में दिखाई देते हैं वो क्या कहलाता है। तो देखिए ये चार्ट एरिया कहलाता है। इसका राइट आंसर चार्ट एरिया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमको क्या क्या दिखता है, देखिए चार्ट का टाइटल दिखता है, डेटा लेवल दिखते हैं, लीजेंट दिखता है, एक्सिस दिखती है, ठीक है, एक्सिस टाइटल दिखता है, डेटा सीरीज दिखती है,
वाई एक्स दिखता है, एक्सिस टाइटल दिखता है, तो इन सभी एरिया को प्लॉट एरिया, इस सब एरिया को बोला जाता है चार्ट एरिया। याद रखना, चार्ट एरिया। चेंज केस कमांड इज प्रेजेंट इन, मतलब कौन सी ग्रुप में चेंज, मतलब होम टैब के कौन से ग्रुप में जो चेंज केस है वो कमांड उपलब्ध होती है। तो इसके लिए हम चलते हैं कहाँ पे, यहाँ देखिए होम में चलते हैं और चेंज केस हम जैसे ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए चेंज केस कहाँ मिल रहा है, देखिए चेंज केस, और चेंज केस में 5 ऑप्शन मिलते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईजवर्ड और टोगल केस। 5 चीज़ें मिल रही है जो कि कहाँ मिल रही है, देखिए इतनी कंप्लीट जगह में, यानी कि फॉन्ट, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में ही हमको देखने को मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि देखिए बुलेट्स एंड नंबरिंग किस ग्रुप में मिलता है, होम टैब के कौन से ग्रुप में, पैराग्राफ के, स्टाइल ग्रुप में मिलता है, फाइंड एंड रिप्लेस एडिटिंग ग्रुप में मिलता है। इसके अलावा पोस्ट जो कट कॉपी पेस्ट है वो क्लिपबोर्ड में मिलता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉन्ट। क्लिपबोर्ड में तो आपको कट कॉपी पेस्ट, पैराग्राफ में अलाइनमेंट, बुलेट्स नंबरिंग, इंडेंट, डिक्रीज और इंक्रीज मिलता है, स्टाइल में स्टाइल मिलती है। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं। देखिए चेंज केस आपको कहाँ मिल रहा है, फॉन्ट ग्रुप में, जो कि होम टैब में। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में लेटर पेज साइज का डायमेंशन 8.8 इंच बटा को कितना होता है। तो ये हमारे होगा पेज के साइज। तो लेटर ही हम देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है, तो 8.5 तो दे दिया है यहाँ पे, 8.5 बटा 11, तो यहाँ पे क्या जाएगा 11। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे 11। बाकी का भी पूछ लिया जाए तो देखो लीगल का 8.5 बटा 14 होता है, एक्सक्यूटी का होता है 7.25 बटा 10.5 होता है, A4 का 8.27 बटा 11.69 होता है, A5 का आप देख सकते। इसी प्रकार आप सबका एक एक बार ध्यान रखेंगे तो आपके दिमाग में एक फ्रेम बना रहेगा और आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है, यानी कि हल करके आओगे। जब सामान्य मार्जिन का चयन किया जाता है तो वर्ड 2016 दस्तावेज में शीर्ष यानी टॉप और निचला बॉटम मार्जिन कितना कितना होता है। तो चलिए यहाँ पे मार्जिन देख लेते हैं। सामान्य मतलब नॉर्मल, और नॉर्मल में अगर देखें तो टॉप में 1, बॉटम पे भी 1, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। लेफ्ट राइट का पूछे तो यहाँ 1 होता है। नैरो में आपको 0.55 होता है। मॉडरेट में ऊपर और नीचे 1 मिलता है और बाकी 0.75। वाइड की बात करें तो एक और एक मतलब 1 जो है ऊपर नीचे और 2 जो है लेफ्ट राइट में। मिरर में भी देखिए आप 1 टॉप और बॉटम, और 1.25 और आउटसाइड में आप देख सकते हैं 1। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में इंडेंट को हटाने के लिए हमें कर्सर को अनुच्छेद की, अनुच्छेद मतलब जो आर्टिकल होता है उसकी पहली लाइन के कहाँ रखना होता है। जैसे मान लीजिए हमने देखिए कोई, हाँ चलिए यहाँ पे मैं जैसे मान लो कोई पैराग्राफ ले आता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं पैराग्राफ ले आता हूँ। ये हमने पैराग्राफ ले आए और पैराग्राफ ला के हम जो है इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा टैब मार देते हैं। यदि हम यहाँ रखते हैं तो ये देखिए बैक स्पेस की दबाएंगे तो देखो कुछ नहीं हो रहा, पर हम यहाँ पैराग्राफ के फर्स्ट में लेते हैं आरंभ में और इसको हटाते हैं, देखिए पूरी इंडेंट गायब हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि हम कहाँ रखेंगे, कहाँ रखकर बैक स्पेस की दबाएंगे, हम शुरू में, यानी कि कोई भी पैराग्राफ लिखा उसके शुरू में कर्सर रख देंगे और बैक स्पेस की दबाएंगे तो सारे इंडेंट गायब हो जाएंगे। एमएस वर्ड और एक्सेल आदि जो है किसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एमएस वर्ड क्या करता है, पर्टिकुलर कोई काम करता है, यानी कि लेटर टाइप करना, जो भी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, तो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए लाया गया सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन। एक्सेल भी क्या करता है, एक्सेल भी स्प्रेडशीट बनाने का काम करता है, तो ये भी एप्लीकेशन, यानी कि राइट आंसर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम और इससे रिलेटेड चीज़ें आती है जैसे कंपाइलर, ट्रांसलेटर वगैरह। एप्लीकेशन के अंतर्गत आपका एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रा, सारी चीज़ें आती है। ईपी रोम की सामग्री जो कंटेंट होते हैं उसको खाली स्थान का उपयोग करके मिटा दिया जाता है। तो यूवी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उसके माध्यम से ईपी रोम को हटा दिया जाता है, जबकि पी रोम में कोई भी चेंजेस नहीं होते। और डबल ईपी रोम जो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, जो कि विद्युत सिग्नल से हटती है। ठीक है, तो यूवी जो हटती है ईपी रोम, तो ईपी रोम जो है यूवी, यानी कि राइट आंसर यूवी किरणें। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये हटाई जा सकने वाली नहीं है, यहाँ पे विद्युत किरणों, विद्युत तरंगे के माध्यम से, सिग्नल के माध्यम से, और ये यूवी किरणों के माध्यम से। विंडोज़ में एप्लीकेशन को बंद करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो अल्टर के साथ F4 का उपयोग किया जाता है। आप ध्यान भी दे सकते हैं, देखिए कंट्रोल मेनू उपलब्ध होता है, तो रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, उसके नीचे लिखा क्लोज, और क्लोज के लिए शॉर्टकट है Alt+F4, तो Alt+F4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। MS पावर पॉइंट 2016 के किस मेनू आइटम में लेआउट विकल्प दिखाई देता है। तो लेआउट विकल्प दिखाई, देखिए यहाँ देख सकते हैं हम होम मेनू, ये देखिए होम मेनू में ही लेआउट विकल्प दिखाई देता है पावर पॉइंट में। तो आप देखिए मैं लेकर चलता हूँ आपको, जब होम टैब में आप जाएंगे तो देखिए लेआउट दिख रहा है,
तो लेआउट आप यहाँ देख सकते हैं जिसमें स्लाइड के विभिन्न लेआउट देखने को मिलते हैं, जैसे टाइटल है, टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, कंपैरिजन है, टाइटल ओनली है, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये आप देख सकते हैं लेआउट, यहाँ मैंने बताया था अभी, ठीक है। विच फंक्शन इन MS Excel विल रिटर्न स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो देखिए इसमें आपको टेक्स्ट से संबंधित कुछ फंक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे लेफ्ट, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखे कंप्यूटर लिखे, तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या लगाएंगे, इक्वल, और यहाँ लगाएंगे लेफ्ट, और यहाँ लिखेंगे क्या, इस सेल का नाम, मतलब इस सेल का नाम मतलब F6 में लिखा तो F6 हमने लिख दिए, कॉमा लगा के हमने 3 कैरेक्टर दिए, तो 3 कैरेक्टर मतलब COM निकल कर आ जाएगा, ठीक है। COM कहाँ से, मतलब ये यहाँ क्या पूछा, देखिए यहाँ पूछा है एंड ऑफ द कैरेक्टर। एंड ऑफ द कैरेक्टर मतलब इस साइड की बात की जा रही है, जबकि शुरुआत की बात की जा रही है तो लेफ्ट आ रहा, तो एंड में क्या आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ देंगे राइट, और यहाँ देंगे F6 और कॉमा लगा 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा TER, जबकि यहाँ आया था COM, यानी कि एंड से क्या निकाल कर ला, कौन निकाल कर आ रहा है एंड से, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट। कॉनकैटिनेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉनकैटिनेट जो होता है 2 स्ट्रिंग को जोड़ता है, ये लोअर केस को अपर में बदलता है, ये अपर को लोअर में बदलता है। कोड मतलब होता है ए का कोड निकाल कर लाएगा, और केयर मतलब होता है कोई कोड है तो उसका केयर निकाल कर आएगा। फॉर्मूला को अधिक अच्छे से पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट है, वीडियो कॉल में 3 या अधिक स्थान पर परस्पर जुड़े होते हैं जहां सभी प्रतिभागी एक दूसरे को देख और सुन सकते हैं। तो देखिए वीडियो कॉल का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक प्रकार से हम बात करें तो 2 अगर जुड़े हैं, देखिए सिंगल यहाँ पे हम देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। जरूरी क्यों है, देखिए यहाँ एक कंपनी के व्यक्ति बैठे और दूसरी कंपनी मीटिंग होने के लिए, देखिए इस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मतलब 2 व्यक्ति आपस में देखिए यहाँ पे कनेक्ट होकर जैसे आमने सामने मिलते हैं वैसे बातचीत कर पा रहा है, तो इसे बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू वगैरह में। एक होता है मल्टी पॉइंट, जिसमें देखिए आप देख सकते हैं 3 या अधिक प्रतिभागी यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप वीडियो कॉलिंग या मल्टी पॉइंट। यहाँ हम देख सकते हैं इसका राइट आंसर भी मल्टी पॉइंट हो जाएगा। एक्सेल में जो नंबर होते हैं वो 1 से लेकर कहाँ तक होते हैं, मतलब 1 से लेकर कहाँ तक नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 जो लिखे होते हैं एक्सेल में। चलिए दिखाता हूँ मैं, एक्सेल हम ओपन कर लेते हैं, ओपन है ऑलरेडी। यहाँ देखिए जो एक्सेल में देखिए आपको 1 कहाँ दिख रहा है, 1 से लेकर देखिए नीचे ये, और ABCD दिख रही, तो 1 से लेकर नीचे तक दिखेंगे ये कब तक दिखेंगे, 10,48,576 तक। तो इस एरिया को बोलते हैं रो, और ABCD जो दिखती है इस एरिया को बोलते हैं कॉलम। तो कॉलम होते हैं 16,384। देखिए अगर कॉलम की बात करूं तो कॉलम होते हैं 16,384, और रो की अगर बात करूं मतलब ऊपर जो है गए आपके कॉल्स और नीचे हो गई आपकी रोज, रो होगी 10,48,576। इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। अब अगर सेल की बात करें तो सेल दोनों को मल्टीप्लाई करके आएंगे, यानी कि रो और कॉलम से मिलकर के बनते सेल बनते, तो ऊपर वाला और मल्टीप्लाई कर दो जस्ट नीचे वाला, तो ये जो कंप्लीट आएगा आपका सेल आएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ जो हो गई 1 2 3 4 5 यानी कि रो हो गई, और ABCD मतलब क्या हो गए आपके कॉलम हो गए, और ये हो गए आपके 16,384, और ये रो हो गई आपकी 10,48,576। ठीक है, याद रखना है ये रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हमारे यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो शिफ्ट 1 यानी कि 15 मई 2022 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। अब शिफ्ट 2 के क्वेश्चन भी मैं जल्दी आपको प्रदान कर दूंगा, और इस प्रकार हम जो है जैसे आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके सभी क्वेश्चन इस प्रकार हल करते रहेंगे। यदि कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या फिर आप जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर जितने भी चीज़ें हैं जैसे CPCT के सिलेबस है उनमें कोई टॉपिक है, या पूरा CPCT सिलेबस आपको पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।